चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड पोटेंशियोमीटर ये हमारा चल रहा था। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 4। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कहाँ तक हमने कवर कर चुके हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं देख लीजिए आप लोग। करंट एंड करंट डेंसिटी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंप्लीट करवा दिया आपको। ओम्स लॉ करवा दिया आपको। किरचॉफ्स के जो लॉ थे वो आपको करवा दिए। व्हीटस्टोन ब्रिज पिछले वीडियो में कवर किया था हमने। पोटेंशियोमीटर से जुड़ी हुई कुछ बातें वो भी आपको करवा दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और आज भी कुछ जनरल टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। उसके अलावा सेल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से। ओके, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो ये पावर जो थी, एनर्जी जो था, ये सब कुछ करवा दिया था आपको हमने। ओके, तो आ जाते हैं डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाई डज द हेडलाइट ऑफ अ मोटर व्हीकल गेट डीम व्हेन इट स्टार्टेड। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो मोटर व्हीकल्स होती है, ठीक है, कार, बस, ट्रेन, जो भी आप समझना चाहो, उनके जो हेडलाइट्स होते हैं उनके जो हेडलाइट्स होते हैं उनके जो हेडलाइट्स होते हैं वो इंजन को स्टार्ट करते ही डीम क्यों हो जाते हैं। ठीक है, जो गाड़ी का इंजन होता है, कार की हम लोग बात कर लेते हैं। कार का जो इंजन होता है, जैसे ही आप कार का इंजन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो जो लाइट होंगे, जो लाइट पहले से चल रहे होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से डीम हो जाएंगे। सिचुएशन आपको ये मान के चलनी है कि एक कार है आपकी। ठीक है, कार के लाइट पहले से जल रहे हैं। ठीक है, जल रहे हैं कार के लाइट। जैसे ही आपने कार को स्टार्ट किया, इंजन को आपने स्टार्ट किया, तो क्या होगा, जो लाइट पहले से जल रहे थे, हेडलाइट जो पहले से जल रहे थे, वो थोड़े से डीम हो जाएंगे। इसका रीजन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन हम लोग आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सिंस द स्टार्टर मोटर ड्रॉ अ लार्ज करंट रिजल्टिंग इन अ लार्ज potential drop in the battery which reduce the thermal voltage of the battery, hence the light of a car are dim when the starter is operated। ठीक है, तो समझेगा आप लोग यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, डायग्राम पे आप लोगों को ध्यान देना है। मान लीजिए ये जो है, ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है, हमारी जो गाड़ी है उसकी बैटरी है ये। ओके, ये हमारी बैटरी है। ओके, तो बैटरी का जो करंट होगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास मान लीजिए लाइट है। ये हमारे पास मान लीजिए लाइट है। ओके, हेडलाइट है हमारे पास। और ये जो सेक्शन है ये हमारा है इंजन वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, काम करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इंजन हो जाएगा गाड़ी का। ये हमारे पास गाड़ी की लाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी हो जाएगी। तो मान लीजिए अभी हमारा इंजन क्या है, बंद है। ठीक है, इंजन हमारा बंद है। तो जितना भी पोटेंशियल होगा, ठीक है, लाइट जो होगी वो इस तरफ फ्लो होगी। ठीक है, पोटेंशियल हमारा इस तरफ जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग जैसे हम लोग इंजन को स्टार्ट करेंगे, तो इस समय क्या होगा, इस समय पोटेंशियल यहां से भी स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। ठीक है, करंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये रीजन है कि यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। इस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से ही हम लोग क्या बोलेंगे, इस पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से ही हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो हेडलाइट्स है वो इंजन स्टार्ट करते ही डीम हो जाती है कुछ समय के लिए। ओके, तो ये रीजन होता है। ठीक है, एक वर्ड में अगर आप बताना चाहो तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ओके, ये बात होती है यहाँ पर। चलिए, तो आगे हम बात करें, इस तरह से क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, व्हाई। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर है आपके पास और एक वोल्टमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों होता है ईएमएफ को मेजर करने के लिए एक सेल का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दो हमारे पास डिवाइस होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर ईएमएफ को मेजर करने के लिए। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है उसको बेटर क्यों माना जाता है वोल्टमीटर के कंपेयर में, ये आपको बताना है। ओके, तो भाई साहब होता क्या है, जो पोटेंशियोमीटर होता है वो नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ओके, ये बात आपको हमने कहाँ पर बताई थी, ये आपको बताई थी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के समय पर, कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, उसका प्रिंसिपल ही तो यही है, नल डिफ्लेक्शन। ओके, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी यही होता है, नल डिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जो होता है वो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि करंट यहाँ से पास नहीं होगा, मतलब पोटेंशियोमीटर कुछ भी करंट अपने अंदर से पास नहीं होने देता है। लेकिन अगर हम बात करें वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर के अंदर से थोड़ा बहुत करंट निकल जाता है। इस वजह से यहाँ पर वोल्टमीटर की अगर हम बात करें तो वोल्टमीटर में एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर में एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाती है। अब थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिए। The potentiometer is preferred over voltmeter when there is a measurement of EMF of a cell because the potentiometer does not draw any current as it is a null device. Okay, तो पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करता है अपने अंदर से। ठीक है, ये एक नल डिवाइस के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, एक नल डिवाइस होता है, नल डिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नल डिवाइस बोलेंगे। वेर एज वोल्टमीटर ड्रॉ करंट फ्रॉम दिस सेल। ठीक है, तो ये बात होती है, वोल्टमीटर के अंदर तक चला जाता है करंट, इस वजह से मेजरमेंट सही नहीं आती है वोल्टमीटर में, लेकिन पोटेंशियोमीटर में बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आती है हमारे पास। ओके, चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास राइट रिलेशन बिटवीन किलोवाट और एंड जूल। ओके, तो ये हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि किलोवाट क्या होता है, किलोवाट और क्या होता है, इसको आप लोग पहले समझिए। ठीक है, इसको पहले आप समझिए। हमने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था पावर। ठीक है, पावर पढ़ाया था आपको। अच्छा, पावर क्या होता है, अगर आपको याद हो, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, जितना काम आपने किया एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है, एक यूनिट टाइम के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ओके, तो वर्क अपॉन टाइम हमारे पास पावर होता था। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती थी, वॉट होती थी, ऐसा यूनिट हमारे पास वॉट होती थी। यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास किलोवाट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, किलोवाट, किलो कितना होता है, अगर हम लोग 100,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किलो में आ जाएगा। ग्राम को हम लोग किलो में, वाट को किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, चलो, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। एनर्जी भी आपको बताई थी, एनर्जी क्या होती है, पावर में आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, टाइम का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर ये वॉट है, अगर ये वॉट है तो इसका मल्टीप्लाई सेकंड से कर दो तो ये इसकी यूनिट बन जाती है। और आप चाहो इसकी और यूनिट बनाना तो क्या बन सकती है, यहाँ पे हो जाएगा किलोवाट, यहाँ पर सेकंड की जगह पर आप और लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी यूनिट बनाई जा सकती है। तो किलोवाट जो और है वो किसकी यूनिट है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो एक तरह से एनर्जी की यूनिट दिख रही है हमें। ओके, एनर्जी हमें दिख रहा है, तो इसी को आपको क्या करना है, इसी को आपको आगे सोल्व करना है। ओके, तो आप लोग आगे देखेंगे, देखिएगा, जूल में हमारे पास, जूल और किलोवाट में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो जो जूल होती है, जूल भी किसकी किसकी यूनिट होती है, ये भी हमारी एनर्जी की ही यूनिट होती है, क्योंकि एनर्जी एक तरह से वर्क डन ही होता है। ओके, चलिए, तो एनर्जी की यूनिट जूल भी हो सकती है, किलोवाट और भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी का रिलेशन हम लोग आगे देखेंगे। तो 1 किलोवाट और, तो 1 किलोवाट को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिएगा, 1 किलोवाट 1 आवर। ठीक है, बिल्कुल बराबर है। उसके बाद 1 किलोवाट को क्या कर सकते हैं हम लोग, 1000 जूल सेकंड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए, जूल किसकी यूनिट है, अगर जरा यहाँ पर देखिए, पावर को हम लोग वर्क डन अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन मतलब जूल, और टाइम का मतलब सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी, तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, बिल्कुल सही है। उसके बाद 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 3600 सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो 60 मिनट इंटू 60 मिनट कर लीजिए, बात वही है। ठीक है, तो ये आपके 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। ओके, चलिए, तो अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये जूल में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड से ये सेकंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यही रिलेशन आता है, 1 किलोवाट और इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये रिलेशन हमने निकाल दिया। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं वाई आर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, वाई आर कनेक्टिंग वायर्स मेड ऑफ कॉपर। ठीक है, जो हमारे पास वायर्स होते हैं, नॉर्मल वायर्स जो होते हैं, वो कॉपर के बने हुए क्यों होते हैं, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल कैन मूव थ्रू द मेटल अलोंग मेटल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये तो आप लोग सभी कर लोगे। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन नहीं है, ये 3 नंबर के लिए एक टॉपिक है,
सेल एंड पोटेंशियोमीटर में से हमने पोटेंशियोमीटर कर लिया था। अब सेल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इनमें आपको एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, सभी में मिला जुला कर एक रिलेशन आपको निकालना होता है। ओके, तो सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस तो आप सभी लोग जानते हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जो सेल होता है ना, सेल के अंदर भी अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास एक सेल है। तो सेल के अंदर कुछ पोटेंशियल होगा जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ई है, ईएमएफ। ओके, इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, लेट से आर, ठीक है, स्मॉल आर। तो ये जो स्मॉल आर है, यही हमारे पास क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ईएमएफ आप लोग समझ गए। पोटेंशियल डिफरेंस ये तो आपको पता है, वी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है हमारे पास। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे फिर से, ठीक है। तो जब हमारे पास ये जो आर है ना, स्मॉल आर, अगर ये आर की वैल्यू अप्रोक्स 0 हो जाए, ठीक है, मतलब आर हमारे पास बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग? नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस समय जो ये ई होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी वी, ठीक है। तो ई को आप वी लिख सकते हो। कब लिख सकते हो? जब आप लोग आर को 0 मान लो। आर अगर हमारे पास 0 हो जाता है, तो जो ई होगा वो वी के इक्वल हो जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम और एक और सर्किट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सेल है, ये प्लस, ये माइनस, इसके अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा वो हम लोग वी मान सकते हैं, इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी मान सकते हैं, क्योंकि आर हमारे पास 0 है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग आर बोल देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई? आई आपको समझ में आ गया? ई तो आपको पहले से पता था, वी आपको पता हो गया, उसके अलावा आर भी आपको पहले से पता था। तो अब इसके बीच में हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। काफी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो आपको बताया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि वी कब हम बोलेंगे, ई कब बोलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग आर को लेकर चल रहे हैं साथ में, ये स्मॉल आर को अगर हम लेकर चल रहे हैं साथ में, तो हम लोग ई बोलेंगे। अगर इस आर की हम लोग बात नहीं करते हैं तो हम लोग वी बोलेंगे डायरेक्ट। आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर, ओके। और चाहे तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ओके। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। हम लोग करंट के ऊपर बात करेंगे, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर, ठीक है। तो पहले हम लोग एक इक्वेशन ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास स्मॉल आर है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इस V को क्या बोलेंगे? इस V को हम लोग क्या बोलेंगे? इस V को हम लोग E बोल देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? और क्या हो गया? और क्या बात आपको समझ में आई? आर यहाँ पर क्या रहेगा? आर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना है? आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। एक तो ये आर है हमारे पास और एक ये आर है हमारे पास, तो दो हमारे पास रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। आया समझ में? ईएमएफ ऑफ सेल ऊपर लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस जितना भी होगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। ओके, तो यही बात होती है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। ओके, चलिए, तो एक इक्वेशन हमारे पास बन गई, ठीक है। अब एक और इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं, एक और इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। कौन सी इक्वेशन? सिंपल सी इक्वेशन, v इक्वल्स टू होता है हमारे पास आई आर, ठीक है। इसी से हम लोग वापस बना लेते हैं, v अपॉन आर हमारे पास हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो जाएगी। तो यही इक्वेशन हम लोग यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर क्या है हमारे पास? 0 है। स्मॉल आर जो होगा वो 0 हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो इस समय इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आई दोनों साइड आएगा, तो आप क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर कर लेंगे, इक्वल टू के साइड लिख देंगे, इस तरह से इनको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपका ये जो डेरिवेशन होता है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना रहता है? इसके बाद इसको आपको अरेंज करना होता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। एक तरफ आप लोग आर ले आइए, बड़ा आर, एक तरफ आप लोग छोटा आर ले आइए, ठीक है। एक तरफ रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाला, एक तरफ इंटरनल वाला, इस तरह से आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे ले जाइए और ये जो रहेगा वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई आर आ गया, यहाँ पर v इंटू आर प्लस आर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे क्या होगा? यहाँ पर ई आर
जो v होगा उसका मल्टीप्लाई हम दोनों साइड कर लेते हैं, वी आर और वी आर, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद ये जो आर है, ये जो आर है, इन दोनों को एक साइड ले आइए, तो ई आर माइनस वी आर, ठीक है। तो यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, तो ई माइनस वी हो जाएगा, और यहाँ पर तो वी आर चल रहा है, ओके। और क्या कर सकते हो आप लोग, और क्या कर सकते हो, इस पूरे में बी से डिवाइड कर दो, ठीक है, इस पूरे में बी से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, तो ये v से ये v कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, r अपॉन वी, ई माइनस वी इजिकल्स टू आर हो जाएगा, ओके। तो यहां पर भी आप अपना आंसर को छोड़ सकते हो, यहां पर भी अपने डेरिवेशन को आप लोग छोड़ सकते हो, यहां तक यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप लोग आगे करना चाहो तो आगे क्या करोगे, आगे आप क्या करोगे, इस v को यहां पर भी दे दो और इसको भी दे दो, ठीक है, बात बराबर ही है, बिल्कुल बात बराबर है। तो इस तरह से ये जो होगा ये 1 हो जाएगा, तो ई वी माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर आर रहेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग अपने डेरिवेशन को फिनिश कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो बस यही है डेरिवेशन, और यहाँ पर ये भी फिनिश हो जाता है, ओके। आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं भैया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेल आपको समझ में आ गया, सेल के अंदर एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, तो अभी तक हमने बात करी एक सेल के ऊपर, अगर इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल सेल हो जाए, एन नंबर ऑफ सेल हो जाए, और उनको अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर करंट क्या होगा, वो हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ये हमारे पास टॉपिक है, काफी इजी टॉपिक है, ये भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ओके। तो इसको हम लोग फटाफट कर लेंगे। और एक और बात, ये जो टॉपिक है कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ओके। तो अगर अगर आपको ये समझ में नहीं आए, वैसे तो आपको 101% समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिनको जल्दी समझना होता है, या फिर वो नहीं चाहते कि डेरिवेशन पूरा याद करें, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, तो यहाँ पर फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा। सीरीज और पैरेलल दोनों का जो फॉर्मूला रहेगा, सीरीज और पैरेलल दोनों का जो फॉर्मूला रहेगा लगभग लगभग सेम रहेगा, छोटा सा अंतर आएगा, वो आपको बता देंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले डेरिवेशन समझ लो, ओके। चलिए तो पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देर आर 3 स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, और मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब सीरीज भी होगा वहां पर और पैरेलल भी होगा, लेकिन हम लोग मिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर का टॉपिक होता है, तो 5 नंबर का यहाँ से कुछ पूछा जाने वाला है नहीं, तो हम लोग सीरीज और पैरेलल को फिनिश कर लेंगे, ओके। तो ये हमारे पास एक सेल हो जाएगा, सेल बनाना आप लोग सभी सीख गए होंगे, कैसे बनाते हैं सेल, इस तरह से डब्बा बनाओ, ओके। उसके बाद एक इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से लगा दो, इसको हम लोग स्मॉल आर बोल देते हैं, और इसका जो ईएमएफ होगा उसको ई बोल देते हैं, ठीक है, ये रहेगा। तो एक सेल हमने ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, इस तरह से लगाते जाओ, इस तरह से लगा दो। मान लीजिए हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल है, एन नंबर ऑफ सेल हमारे पास है, कितने सेल है हमारे पास, एन सेल है, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल इस तरह से कनेक्टेड है सीरीज में। अच्छा, तो सीरीज की आपको एक बात बताते हैं, एक हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ओके। आर हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये जो के लिखा हुआ है, के का मतलब होता है की, ठीक है। की मतलब क्या होता है, की मतलब होता है चुटकी, ठीक है। आपने देखा होगा अपने घरों में, बंद चालू करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हमें की चाहिए होती है, तो ये बनाओ या ना बनाओ एक ही बात है, लेकिन आप बनाना चाहो तो इस तरह से की बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इसके बीच में उसको हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है, बी हम लोग मान लेते हैं। अब देखिएगा, ये सभी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सभी के पास क्या होगा, अपना अपना करंट होगा, ठीक है। आई हमारे पास करंट हो जाएगा, ओके। तो करंट इस तरह से पूरी सीरीज में फ्लो होता रहेगा, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सीरीज, अगर हम आपसे पूछे कि बताओ ईएमएफ कितना होगा, टोटल टोटल ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ ई है, तो एन सेल का ईएमएफ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, एन इंटू ई बोल दीजिए, ठीक है। तो एन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल ईएमएफ हो जाएगा। अगर हम आपसे बोलें कि बताओ अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, एन आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ईएमएफ भी आ गया, ठीक है, टोटल हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया। अब हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू होता है आई आर, V इक्वल्स टू होता है आई आर, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन आर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर जो V होता है, V हम लोग क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग E लिख सकते हैं।
और यहाँ पर जो आर होता है, आर कितना होता है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो ई है, इस समय ई हमारे पास कितना है, एन ई है हमारे पास। ठीक है, तो ई हमारे पास है एन ई। ओके, और आर कितना हो जाएगा हमारे पास, आर हमारे पास कितना है, एन आर, छोटा आर है, और एक बड़ा आर भी तो है हमारे पास, आर। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये हमारे पास इंटरनल है, ये हमारे पास एक्सटर्नल है। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, और यही हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। इतना छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो बस ये हो गया फिनिश। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो। ओके, ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, एन इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, तो ये होता है सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए भी इतना ही इजी है, अभी आपको करवाएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, प्लस में आप लोग लिख देना एन आर, तो ये बन जाएगा पैरेलल के लिए। ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए। इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी पूरा सेम होता है। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, आई चल रहा है। ओके, चलिए तो आप लोग देख लीजिए आगे, जहां पर पूरा लिखा हुआ है। ओके, चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं पैरेलल के ऊपर। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इस तरह से इसको अरेंज करना रहेगा आपको। ठीक है, ये इस तरह से आपने अरेंज कर दिया। ओके, इस तरह से आपने इसको अरेंज कर दिया। ये हो गया एक दूसरे के पैरेलल में सभी। अब आपको मान के चलना है कि यहाँ पर कितने सारे सेल लगे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, एन नंबर ऑफ सेल हमारे पास यहाँ पर है। ओके, चलिए इतनी बात होगी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये पैरेलल में है। क्या है, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में जब भी आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर ले, तो रेजिस्टेंस हमेशा इस तरह से लिखा जाता था। ठीक है, अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। इस तरह से हम लोग लिखते थे। ठीक है, यहाँ पर ये जो R होता है, ये टोटल होता है। ठीक है, रिजल्टेंट बोल दीजिए, टोटल बोल दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर R1 R2 R3, इस तरह से आप जितने चाहो उतने लिख सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे फिर से वही। ओके, फिर से हम लोग वही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे, R1 R2, इसको R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल दीजिए, इसको R3 बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग इन सभी के रेजिस्टेंस को निकालोगे। ठीक है, सभी के रेजिस्टेंस को निकालोगे कहाँ तक, एन तक निकालोगे आप लोग। ठीक है, कहाँ तक निकालोगे, एन तक। तो एन तक निकालने में आपके पास क्या आएगा। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर जो R1 है, R2 है, R3, ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये अलग अलग ना होकर सब एक ही होते हैं, क्योंकि सेल हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग जो सेल लगा रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग सेल फिट कर रहे हैं पूरी सीरीज के अंदर, पूरी पैरेलल सीरीज के अंदर, तो जो पैरेलल के अंदर जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस होंगे, वो सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा, स्मॉल आर होगा, सभी का बराबर होगा। तो इस समय हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस समय हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन सभी का जो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल वाला, वो सब क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इस तरह से ये चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा, एन तक चलता रहेगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से। ओके, तो अगर आपसे बोलेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे एन अपॉन आर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1/r। ठीक है, यहाँ पर ये जो आर है, इसको डैश लगा लेते हैं, और ये जो आर डैश है, यही हमारे पास टोटल है, यही हमारे पास टोटल है। ठीक है, तो अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो आर अपॉन एन हो जाएगा, आर अपॉन एन हो जाएगा, और ये हमारे पास आर डैश हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, अगर हम आपसे बोले कि वन अपॉन आर प्लस 1/r प्लस प्लस 1/r, अच्छा, इनको आप सम करिए तो आप कैसे करोगे, पहले तो एलसीएम लोगे, उसके बाद क्या करोगे, ऊपर का जो वैल्यूज है उनको इस तरह से लिख दोगे। ठीक है, यही करते हो आप लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/r। ठीक है, तो यही तो हमने करा है। ये 3 क्या है, ये 3 हमारे पास एन है, तो यहाँ पर n/r आ गया। ठीक है, और इजिकल्स टू आ गया हमारे पास 1/r डैश। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है। अब आप लोग सोचोगे कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, 1/r डैश। तो ये जो होता है, ये आप लोग कहाँ पर पढ़ते हो, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस में पढ़ते हो, सीरीज रेजिस्टेंस में। ओके, तो कोई बात नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आप, क्योंकि वहां पर वो रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हमने भी आपको नहीं पढ़ाया।
ठीक है, तो आप इतना ध्यान रख लो कि इस तरह से लिखा जाता है, सिंपल सी बात है। आर अपॉन, और जितने भी आपको सम करने हैं उनको आप लोग इस तरह से अपॉन में लिखते जाओ और सबको सम करते जाओ, ठीक है, ये बात होती है। ओके, चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग यहाँ पर आ गए थे। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, आर अपॉन एन आया। आर अपॉन एन हमारे पास क्या गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, ठीक है। आर अपॉन एन हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है। अब टोटल ईएमएफ ऑफ सेल कितना होता है, ठीक है, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल कितना आएगा। अब आपको बताएं, यहाँ पर जरा आप लोग फोकस करेंगे डायग्राम के ऊपर, फिर से यहाँ पर आपको फोकस करना है डायग्राम के ऊपर। जरा यहाँ पर देखिए आप लोग, तो इसका जो ईएमएफ है वो कितना है हमारे पास, ई है। इसका ईएमएफ जो रहेगा उसको हम लोग ई बोलेंगे, इसका ईएमएफ ई रहेगा, इसका ईएमएफ ई रहेगा, ठीक है। तो ईएमएफ मतलब एक तरह से पोटेंशियल ही होता है, तो पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखोगे तो सभी का पॉइंट सेम ही है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो सभी का पोटेंशियल क्या होगा, ई होगा। ओके, तो अगर आप लोग सभी का पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ पर ई ही आएगा, ठीक है। ई हमारे पास टोटल पोटेंशियल यहाँ पर आने वाला है। दो पॉइंट के बीच में टोटल पोटेंशियल कितना रहेगा, यही तो रहेगा ई, ठीक है। तो बस इतना ही है, यही हमारे पास टोटल पोटेंशियल है। आया समझ में, पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो सभी जगह पर सेम ही तो रहेगा। इसके बीच में आप लोग देख लीजिए, इसके बीच में आप लोग देख लीजिए, किसी के बीच में भी आप लोग देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर टोटल ईएमएफ ई ही आएगा, ठीक है। और पैरेलल की अगर आपको बात पता हो तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ओके, करंट डिफरेंस होता है, करंट हमारा टूट जाता है, लेकिन ईएमएफ हमारा सेम ही रहता है, पोटेंशियल हमारा सेम ही रहता है। ओके, तो ईएमएफ हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास टोटल ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आर भी हमारे पास आ चुका है, इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका है, और हमारे पास टोटल ईएमएफ भी आ चुका है ई। फिर से देखिए, वी इक्वल्स टू आई आर होता है हमारे पास ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी अपॉन आर, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर वी की जगह पर हम लोग टोटल ईएमएफ लिखेंगे तो यहाँ पर ई हो जाएगा। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बताइए आप लोग, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आर अपॉन एन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ना होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को जोड़ना होता है, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए आगे, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देख लीजिए। चलो सोल्व करवा के बता देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी अपॉन में एन, यहाँ पर आर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एन आर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगी ई अपॉन में आ जाएगा आर प्लस एन आर, ठीक है। और ये जो एन होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन ई हो जाएगा, ठीक है। तो एन ई इज इक्वल्स एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, और ये किसके इक्वल रहेगा, तो वो जो चल रहा है हमारे पास करंट उसके इक्वल रहेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपको क्या पूछा जा सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछ लेंगे, चलिए बताइए आप पैरेलल के अंदर, पैरेलल में सीरीज, पैरेलल के अंदर आपको सेल का कॉम्बिनेशन कर देना है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा सेल का, उसमें अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, इंटरनल हमारे पास जीरो है, तो बताइए हमारे पास जो करंट का एक्सप्रेशन आएगा वो किस तरह से आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर ये जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू जीरो रख देना, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। चलिए, तो इस तरह से ये हमारे होता है फिनिश, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फिनिश, आप इससे नोट कर लीजिए, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करें आप सभी लोग, थैंक यू।